आपके सामने उपस्थित थे और इन्होंने कल नहीं पहुंचने का भी कारण बताया, लेकिन इन्होंने कहा था कि 3 दिन का प्रोग्राम है तो मैं जरूर आऊंगा। आपने अपना वादा निभाया। मैं आभारी हूं जिस तरीके से संचालक महोदय ने, हमारे महासचिव साहब ने बताया कि वास्तव में किस तरीके से ये प्रोग्राम एक रियल मूल निवासी यानी SC ST OBC का प्रोग्राम बनता जा रहा है। तो मैं मीर साहब को अवगत कराना चाहूंगा कि कल हमारे मंच पर जितने लोग थे उनमें 90% OBC के लोग थे। सिर्फ गिनती के 2-4 लोग ही हमारे लोग थे SC ST के, बाकी सारे लोग OBC के थे। और उसमें सैनी थे, सोनी थे, जहांगीर थे, गुर्जर थे, जाट थे, मतलब हर कास्ट के कल लोग थे। और आज के हमारे मंच में आपने, सैनी साहब ने और गोरा साहब ने पहुंच करके आज भी हमारे मंच को जो सुशोभित किया है, उसके लिए आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, अब हम लोग इस सत्र को कंक्लूड करेंगे क्योंकि चीफ गेस्ट साहब को भी अभी जाना है, आगे भी प्रोग्राम है इनका। और ये प्रोग्राम जो आपने बताया वो बिल्कुल सच्ची बात है, कहने के लिए नहीं। मैं लगातार 2 साल से आपके साथ में हूं और हर प्रोग्राम में, बीकानेर हो चाहे हनुमानगढ़ हो, कहीं भी प्रोग्राम होता है मैं जाता ही हूं और हम साथ में रहते हैं, चाहे जयपुर में हो। मैं देख रहा हूं जिस तरीके से इन्होंने बात की उससे भी ज्यादा समर्पित हैं। सुबह 5 बजे उठ करके लोगों से मिलना शुरू होता है घर में, 11-12 बजे तक फिर लोगों से मिलने के बाद फिर ऑफिस आते हैं। ऑफिस में रात को 8 बजे तक लोगों से मिलना रहता है। ये तो सिर्फ ऑफिस और जयपुर का रूटीन है, वरना महीने में लगभग 25 दिन तो मतलब आउटिंग पे रहते हैं, लोगों के साथ में और कार्यक्रमों में रहते हैं। और इनको अगर मैं कहता हूं कि अगर इनको पॉलिटिक्स में, अगर राजनीति में इंटरेस्ट होता तो शायद ये आज कहां होते, मैं उसके लिए शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, चीफ मिनिस्टर के ओहदेदार होते आज की तारीख में। लेकिन इन्होंने कभी भी राजनीति को बिल्कुल तवज्जो नहीं दी, सिर्फ सामाजिक काम को तवज्जो दी। और जयपुर के अंदर एक नाम है इनका और हमें समय दिया है, हमें इस काबिल समझा कि आप हमारे मंच पर आए। इसके लिए मैं समझता हूं कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी जो गार्जियन टीम है, फकीर चंद साहब जैसे लोग हैं, भैरूलाल जी जैसे लोग हैं, कुछ लोग आज दुनिया में नहीं है, तो मेरे एक गार्जियन में और इजाफा हो गया, मुझे एक और गार्जियन मिल गए हैं। और मैं आपके सानिध्य में और आपकी देखरेख में, मार्गदर्शन में आगे काम करता रहूंगा। तो साथियों, हम लोग सब्जेक्ट पर आकर के इसको कंक्लूड करते हैं। जो आज का 2 सब्जेक्ट सेशन था, इसमें एक को तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने काफी अच्छे ढंग से क्लियर किया, फिर भी उस पर 2 बातें मैं भी कहना चाहूंगा। 2 सब्जेक्ट थे सर हमारे इस सेशन के। पहला सब्जेक्ट था एकीकरण को लेकर के। जैसा कि अभी हमारे साथी बोल रहे थे कि हमें सामाजिक संगठनों के एकीकरण और राजनीतिक संगठनों के एकीकरण पर बात करनी चाहिए। तो सामाजिक संगठन जो है, वो पहली बात तो ये है कि सामाजिक संगठन आज की तारीख में है कितने। सामाजिक संगठनों का जो निर्माण हुआ, ये बाबा साहब अम्बेडकर की जागृति की वजह से हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के अंदर पहला फेडरेशन बनाया था, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। उसके बाद में, बाबा साहब के जाने के बाद में अगर कोई पहला ऑर्गेनाइजेशन बना तो बामसेफ बना, भारतीय भीमसेना बना। उससे पहले कोई ऑर्गेनाइजेशन इस प्रकार के नहीं थे। तो हमारे दुश्मन को इस बात का पता लगा, जिसने सदियों से हमें 6743 जाति के टुकड़ों में बांट करके रखा था, उसको पता लगा कि अब डॉक्टर अंबेडकर ने इन लोगों को एक संवैधानिक पहचान देते हुए 1848 जातियों को एक पहचान दे दी है, शेड्यूल कास्ट। 1152 जातियों को एक पहचान दे दी है, शेड्यूल ट्राइब। और 3743 जातियों को एक सर्टिफिकेट यानी एक पहचान जारी कर दी है, ओबीसी। तो ये जो 6743 टुकड़े थे, ये 3 बड़े समूहों में संगठित हो गए हैं। और अगर इन तीनों का ये संगठन अगर सफल होता है तो उनकी धज्जियां उड़ने वाली थी, उनकी व्यवस्था पूरी तरह नष्ट होने वाली थी। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने दावपेच बदला और जातियां चूंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में खत्म कर दी। आज हम किसी जाति से नहीं है, कोई जाट नहीं, कोई माली नहीं, कोई भील नहीं, कोई। आज अगर हम ये कहते हैं, इस समय रहता तो बहुत सारी चीजें समझाने की कोशिश करता, लेकिन अब शॉर्ट में कह रहा हूं, जाति इस देश में पहचान नहीं है।
हमें जातीय सर्टिफिकेट के नाम पर गुमराह किया जाता है। जातीय सर्टिफिकेट में स्पष्ट लिखा होता है कि ये जाति कभी इस वर्ग में आती थी, यानी ओबीसी वर्ग बनने से पहले माली जाति, कुमार जाति, देवासी रबारी जाति ये हुआ करती थी। लेकिन अब जो सर्टिफिकेट मिल रहा है ना, वो ओबीसी का मिल रहा है। इसी तरीके सर्टिफिकेट एससी का मिल रहा है, इसी तरीके सर्टिफिकेट जो मिल रहा है एसटी का मिल रहा है। तो ये हमारा जो संगठन बन रहा था, इससे घबराहट हुई और जाति के नाम पे वो ओपनली काम कर नहीं सकता था, क्योंकि उसको मालूम था कि संविधान के आर्टिकल 13 ने इसको सारा रफा दफा कर दिया है और ये अपराध की श्रेणी में आएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ठीक है, अब ये लोग समाज की बात करने लगे हैं, हम भी समाज की बात करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने टूटे हुए समाज को निर्मित किया और 3 समूह में इकट्ठा किया। तो इन्होंने कहा कि 3 समूह में इकट्ठा नहीं होना चाहिए, ये समाज फिर से टुकड़ों में बटा हुआ होना चाहिए। इसलिए उन्होंने हमें क्या कहा, जो कभी वो जाति कहता था उसी जाति को जाति हटा करके समाज शब्द रख दिया। जाट समाज, मीणा समाज, मेघवाल समाज, भील समाज, माली समाज, सैनी समाज, कुमावत समाज, जो कास्ट थी उसी को उसने समाज का नाम दे दिया। और जो हमारे लोगों में जागृति आई और उन्होंने सामाजिक कार्य शुरू किया था, बाबा साहब अम्बेडकर और ज्योतिबा फुले की वजह से, सर छोटू राम जी की वजह से, उन लोगों को उन्होंने कहा अरे वाह, आप तो बहुत बढ़िया सामाजिक काम कर रहे हो। मुझे भी कहते सर, मुझे भी लोग कहते हैं, जब मैं कभी ऐसे मंचों पर चला जाता हूं तो लोग मुझे कहते हैं, मेरी कास्ट के लोग कहते हैं, मैं भील जाति से हूं, मुझे कहते हैं पाम सेट में काम करो कोई बात नहीं, एससी एसटी का करो कोई बात नहीं, राष्ट्रीय मूल निवासी का करते रहो, हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन कभी थोड़ा थोड़ा समाज का भी काम कर लिया करो। मुझे कहते हैं, मुझे सलाह देते हैं कि कभी समाज का भी ख्याल कर लिया करो। मैं तुरंत समझ जाता हूं कि इनका समाज का मतलब है भील समाज, एक कास्ट पर्टिकुलर जाति समाज। लेकिन मैं जानता हूं कि मैं जिस समाज के लिए काम कर रहा हूं वो 6743 जातियों का समाज है और उस समाज में भील भी एक जाति शामिल है। तो मैं कहां भील के लिए काम नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनकी सोच को दुश्मन ने बना दिया। उसके आगे चलकर उसने क्या किया, उसने कहा कि कहीं खतरा बढ़ ना जाए, कहीं राजाराम मील जैसे, ताराराम भील जैसे ये लोग कहीं आगे ना आ जाए, लोगों समाज को कोई जगह ना दे। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा इसको रजिस्टर्ड करवाओ, रजिस्टर्ड करवाओ, नहीं तो खतरा है, कभी गड़बड़ हो सकता है। वकील साहब हैदराबाद से हाईकोर्ट वकील है, उन्होंने कहा सर्टिफाइड करवाओ, इसको सर्टिफिकेट करवाओ। और ये 2001-2 में एक अभियान चला। सरकारों ने कहा कि एमएलए एमपी सभी जाति समाज के लोगों को वहां की पंचायत जमीन अलॉट करे और एमएलए एमपी फंड से वहां भवन बनाया जाए। एक कार्य शुरू किया गया, जमीन अलॉट की 2 बीघा जाट समाज को, 2 बीघा कुमार समाज को, 2 बीघा सैनिक को, 2 बीघा नाई को, 2 बीघा भील को, 2 बीघा मेघवाल को जमीन अलॉट हुई। जमीन अलॉट होने के बाद में कहा गया कि जमीन अलॉट हो गई तो क्या, वो अब आपको पैसा लेना है तो रजिस्टर्ड करवानी पड़ेगी संस्था, जमीन के लिए भी संस्था रजिस्टर्ड करवानी पड़ेगी, पैसे के लिए भी। तो वो जो संस्था रजिस्टर्ड हो गई, संस्था किस नाम से रजिस्टर्ड हुई, संस्था रजिस्टर्ड हुई भील समाज के नाम से, संस्था रजिस्टर्ड हुई मेघवाल समाज के नाम से, संस्था रजिस्टर्ड हुई मीणा समाज के नाम से, संस्था रजिस्टर्ड हुई माली समाज के नाम से। यानी कि अब जो जाति कभी उनके शास्त्रों तक सीमित थी या व्यवस्था तक सीमित थी, आज वो इस देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल सर्टिफाइड हो गई और वो रजिस्टर्ड हो गई, रजिस्ट्रेशन हो गया और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया। और आप लोगों ने सोचा कि मैं समाज का काम कर रहा हूं, आप लोगों ने सोचा कि मैं जो है देश हित में काम कर रहा हूं, आपने सोचा कि मैं समाज को इकट्ठा करने में काम कर रहा हूं, लेकिन आप इनडायरेक्ट रूप से या ज्ञानतावश इनोसेंटली समाज को तोड़ने के काम पे आपके दुश्मन ने आपको लगाया। ये बात आपके समझ में नहीं आई। सामाजिक संगठनों की बात में जाति ही तोड़ने का आधार है, इसके अलावा कोई आधार उनके पास में नहीं है।
जहां ऐसे संगठन जैसे अभी आपने उदाहरण दिया कि हम इतने इतने अलग अलग जाति के लोग मिलकर के जाते थे और जहां वहां जाकर लोगों की मदद करते थे। हमारे दुश्मन को पता चला कि बामसेफ संगठन की तर्ज पर SC ST OBC आज जो करीबन आज बामसेफ के जितने अधिवेशन चल रहे हैं पूरे देश के अंदर, उन अधिवेशनों के अगर सभी अधिवेशनों को अगर रजिस्टर्ड करके एक तरह से लिस्ट बना करके सूची बनाकर किया जाए तो उन अधिवेशनों के अंदर जो 5 या 7 जितने भी हो रहे हैं 6,743 जाति के टुकड़ों में से 5,000 जाति के टुकड़े आज भारत में बामसेफ के पंडाल में उपस्थित है। 5,000 से ज्यादा जाति के लोग आज बामसेफ के पंडालों में उपस्थित है। यहां पर भी बैठे हुए भी कम से कम जितने लोग आए हैं ना, वो अगर यहां बैठे हुए ये भी 100-200 जाति से कम ही, सब अलग अलग जाति से, कोई एक जाति से नहीं है यहां पर। तो ये जो खतरा दुश्मन के लिए बढ़ा, इसलिए उसने जातीय संगठनों को तवज्जो दी। जातीय संगठनों के साथ में बामसेफ की तर्ज पर संगठन बनने लगे। तो उन्होंने क्या कहा, इसका लीडर तो ताराराम है, तो ताराराम तो भील है, तो भील है तो फिर ये मील क्यों जुड़े? अगर भील है तो मेघवाल क्यों जुड़े? वामन मेश्राम महार है तो चमार क्यों जुड़े? चूड़ा क्यों जुड़े? इस तरीके का एक शगुफा दुश्मन द्वारा चलाया जा रहा है, जो सभी जातियों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। उन संगठनों का अरे लीडर जो होगा तो एक होगा। अगर लीडर एक होगा और तुम्हारी व्यवस्था के अनुसार किसी न किसी जाति से तो बेदाग होगा ही होगा, तो दाग लगा ही होगा उसके ऊपर, किसी न किसी जाति का तो कलंक लगा ही होगा। तो अगर आप उस जाति के साथ जोड़ोगे कि ये कौन सा बामसेफ है, कि ये तो भीलों वाला बामसेफ है, फिर तो हो गया काम। लेकिन दुश्मन कर रहा है ऐसा। इसलिए मेरा निवेदन है कि सामाजिक संगठनों में भी जाति जो है, जाति फैक्टर जो दुश्मन का सबसे खतरनाक हथियार है, वो हथियार काम करता है, हर जगह काम करता है। फिर जातीय संगठनों को भी विभाजित करने के लिए यहीं तक वो रुकता नहीं है। जातीय संगठनों में एक संगठन अगर जयपुर में चल रहा है तो उसके महासचिव है, उपाध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष है, वो होते हैं। और उसमें अगर अध्यक्ष महोदय थोड़ी सी मनमानी करनी शुरू कर देते हैं तो दुश्मन हमारा क्या करता है, कोषाध्यक्ष को एक तरफ लेकर के कहता, अरे वाह, काबिलियत तो आप में है, आप तो खुद अपने आप में कम नहीं है, आप इसके अधीन काम कर रहे हैं, आप इसके ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। उसके अंदर एक हवा भर जाती है और वो भी एक गुब्बारे की तरह उड़। जातियां सिर्फ 6,743 थी, लेकिन आज संगठन कितने हैं? रजिस्टर्ड संगठन बता रहा हूं 25 लाख जाति संगठन महापुरुषों के नाम पर, और जितने भी फूले अम्बेडकरी रजिस्टर्ड संस्थान है 25 लाख संगठन है। हमारे दुश्मन से तो कई 100 गुना काम हमने कर दिया। अब बात आती है सामाजिक संगठनों के एकीकरण की और राजनीतिक संगठनों के एकीकरण की। तो हमें प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए, कैसे होना चाहिए? सामाजिक संगठनों को एकीकरण होना चाहिए। मेरे एक भाई ने बहुत बढ़िया बात कही मंच पर आकर के कि ये एकीकरण किसी भी कीमत पर संभव नहीं है, हो ही नहीं सकता। फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं, और एक बात और बता दूं, 2009-10 में पहला प्रयास भी हमें ने शुरू किया था। और वो प्रयास चलते चलते 2-3 साल में हमें एक्सपीरियंस हो गया, अनुभव हो गया कि ये कभी एकीकरण होने वाला नहीं है। इसलिए हमने लोगों से कहा कि चलो भाई एक फॉर्मूला अपनाते हैं। लोगों ने कहा क्या? मैंने कहा अगर एक रोड के ऊपर एक थड़ी लेकर के बैठा है, कोई कैबिन लेके बैठा है, अगर वो पान का गल्ला या बीड़ी सिगरेट बेच रहा है, और उस आदमी से जाकर के कहो, क्योंकि जो भी जाएगा उसको कहेगा सेठ जी सिगरेट दो, सेठ जी पान दो, उसको सेठ जी बोला जा रहा है, भले ही वो नारे पर बैठा है। अब उसको कहो कि सेठ जी आप अपनी दुकान बंद करो और मेरे शोरूम में नौकरी पकड़ने के लिए आ जाओ, आएगा क्या? वो कभी आने वाला नहीं है, क्योंकि वहां वो सेठ जी है। भले ही 200 रुपए कमा रहा है पर डे, लेकिन सेठ जी है। वो सेठ जी वाली फीलिंग नहीं जानी चाहिए, इसलिए वो नाले पर बैठा बदबू भी सूंघ रहा है। हमने क्या किया? हमने तरीका अपनाया। हमने कहा सेठ जी को ये मत कहो कि तुम्हें नौकरी करनी। सेठ जी को हमने कहा सेठ जी हमारा एक बड़ा मॉल है, शोरूम है, आप चाहें तो उसमें दुकान लगा सकते हैं। वो 2 मिनट में तैयार हो गया।
वो नाले पर से हट गया, हमारे शोरूम का हिस्सा बन गया, हमारा शोरूम भी चलने लगा, उसका धंधा भी चलने लगा। हमने दूसरा उदाहरण दिया कि कोई भी नदी अपने आप में समुद्र नहीं होती, लेकिन हर नदी को समुद्र तक पहुंचने के लिए बड़े दरिया में मिलना पड़ता है। जब तक छोटी नदी किसी बड़े दरिया में नहीं मिलेगी, वो कभी भी समुद्र का रास्ता तय नहीं कर सकती। हमने लोगों से कहा कि क्या वो नदी बड़े समंदर में, बड़े दरिया में मिलकर अगर वो समंदर का रास्ता तय करती है, तो क्या उस नदी का अस्तित्व खत्म होता है? उस नदी का अस्तित्व कभी खत्म नहीं हुआ। मैंने भारत के हर कोने कोने में जाकर के देख लिया है, अलग अलग नाला, नाली छोड़ो, कोई नाला भी अपना अस्तित्व खत्म नहीं किया है, वो भी अपनी जगह पर कायम है। तो क्यों ना हम छोटे और बड़े संगठन, हम नाले और नदियां, ये सारे संगठन इकट्ठा होने की बजाय एक मंच पर, एक जगह पर सामंजस्य और समन्वय बिठा करके हम एक काम के, एक उद्देश्य के लिए अगर साथ आ जाएं, तो ये एक बड़ा दरिया बन जाएगा। और बड़ा दरिया जो है वो पहाड़ों का सीना चीर करके भी समंदर तक पहुंच जाता है। इसलिए एकीकरण की बात सामाजिक संगठनों में कहीं पर भी जरूरी नहीं है। मैं कहता हूं कहीं पर भी जरूरी नहीं है, बट सामंजस्य और समन्वय जरूरी है। कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन रहेगा तो मैं यहां बैठ करके किसी आदमी को यह नहीं कहूंगा कि लखनऊ मत जाना। मैंने इस कार्यक्रम के विज्ञापन के लिए 10-15 दिन पहले एक वीडियो जारी किया था। उस वीडियो में मैंने कहा मुंबई में कार्यक्रम हो रहा, लखनऊ में कार्यक्रम हो रहा, नागपुर में कार्यक्रम हो रहा और जयपुर में कार्यक्रम हो रहा। जहां जिसको सहूलियत हो, जहां जिसको नजदीक हो, वहां पहुंच जाए। ये है समन्वय, ये है कोऑर्डिनेशन। ये तो उसके वाला हो गया, ये इसके वाला हो गया, ये मेरा कार्यकर्ता हो गया, ये तेरा कार्यकर्ता हो गया। ये कभी एकीकरण होने नहीं देगा। इसलिए एकीकरण की बात को छोड़ करके समन्वय, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन की बात पर हमें सामाजिक संगठनों के लिए आना पड़ेगा। हमारा नुकसान सामाजिक संगठनों के बिखराव की वजह से इतना ज्यादा नहीं हो रहा, क्योंकि सामाजिक संगठन कर क्या रहे? सामाजिक संगठन जनजागरण कर रहे, जनजागरण कर रहे। अगर कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी जितनी ज्यादा खुलेगी उतना ज्यादा पढ़ाई होगी। अगर संगठन, सामाजिक संगठन 25 लाख है, मैं कहता हूं 25 करोड़ हो जाए, हमें तो फायदा है। हर गांव गांव में एक होना चाहिए, होना चाहिए। तो इसके लिए सामाजिक संगठन जिम्मेदार नहीं है। इस व्यवस्था को नहीं बदल पाने के लिए, इस नई व्यवस्था को बदल नहीं पाने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है राजनीतिक संगठन। हमारा दुश्मन क्या करता है और हमारा आदमी की सोच क्या होती। मैं इसीलिए दूसरा सब्जेक्ट इसके साथ जुड़ता हुआ अभी लगाया, दूसरा सब्जेक्ट लगाया कि राजनीति हमारे लोग करते नहीं, राजनीति तो हमारे लोगों के साथ होती है। हमारे कई लोग भोले भाले थोड़ा लंबा सा कुर्ता घुटने से नीचे तक का पहन करके, थोड़ा कड़प लगा करके और समझ लेते हैं कि मैं तो लीडर बन गया, मैं तो नेता बन गया। उसको ये पता नहीं है तू राजनीति में गया नहीं है, तू राजनीति का बलि चढ़ गया है। राजनीति तेरा इस्तेमाल कर रही है। क्योंकि भारत की जो राजनीति है, भारत की राजनीति कहीं पर भी इतनी सी भी ब्राह्मण के नियंत्रण से बाहर नहीं है। ये स्पष्ट भाषा में बोल रहा हूं। एक भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो ब्राह्मण के नियंत्रण में ना हो। हमारे लोग सिर्फ बसपा की चर्चा करते हैं, मिश्रा की चर्चा करते हैं। बसपा की चर्चा करेंगे, मिश्रा की चर्चा करेंगे, तो क्या बसपा और मिश्रा ही है? आप देख लिए लालू जी के सारे संगठन में झा है, उपाध्याय है, मिश्रा है, त्रिपाठी है, चतुर्वेदी है। मुलायम जी के, अखिलेश जी के देख लीजिए, वहां सारे के सारे वही बैठे हुए हैं। कम्युनिस्टों में तो कब्जा ही उनका है। कांग्रेस बीजेपी की बात ही मत करिए, आम आदमी पार्टी है ही उनके बाप की। क्या करोगे, कहां जाओगे? हमारे लोग क्या करते हैं? हमारे लोगों में एक बड़ी समझ, जब 3 साल रिटायरमेंट के सर बाकी रहते हैं, उस समय सोचता है अब क्या होगा। 3 साल बाद गाड़ी भी छीन जाएगी, अर्दली भी छीन जाएगा, गनमैन भी छीन जाएगा। 3 साल के बाद में तो बिल्कुल लंगूर हो जाऊंगा, कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी, कोई घर में मिलने ही नहीं आएगा। तो 2-3 साल पहले, रिटायरमेंट के पहले सोचना शुरू करता है क्या करूं। तो सोचता है कि मैं कब खड़ा होता था,
एक कलेक्टर, एक कमिश्नर, एक एसपी कब खड़ा होता है अपनी कुर्सी से? जब एमएलए एमपी उसके सामने आता है तो खड़ा होता है। वो सोचता है कि एमएलए साहब आ गए हैं, वो तो एमएलए बनना चाहिए। एक छोटा उदाहरण देता हूं, हमारे उधर बाड़मेर जिले का, पहले पटवारी हमारे खेतों की वो नाप नपाई वगैरह करते थे ना, मीन वगैरह शुरू में, उस समय की बात है, नए नए कलेक्टर लगे होते थे। तो कलेक्टर कोई पढ़ के होता था एक समाज में मुश्किल से, लेकिन कलेक्टर की बीवी होती थी वो अनपढ़ ही होती थी, क्योंकि लड़कियों को इतना पढ़ने का मौका नहीं था। तो एक दिन कलेक्टर साहब रूट में निकले तो बीवी ने जिद की कि मैं बैठी बैठी क्या कर रही हूँ, वो रही, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। तो उसने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं। उस समय जीपें होती थी, ये गाड़ियां ऐसी गाड़ियां नहीं थी, तो जीप में पीछे बिठा दिया, कलेक्टर साहब आगे बैठ गए, ड्राइवर गाड़ी लेके चले गए। रास्ते में आते समय एक पटवारी के यहाँ चाय पीने के लिए रुके। जब पटवारी के यहाँ चाय पीने के लिए रुके तो पटवारी के वहां क्या था, जब गांव के सारे लोग तो सारी जमीन के किसान वो पटवारी से रिलेटेड है, कोई दूध लेके आ रहा है, कोई उसकी भैंस को कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई चारा डाल रहा है, कोई हुक्म कर रहा है, कोई खमा घनी कर रहा है। तो वो आप पटवारी के ऑफिस में जाके बैठा और कलेक्टर की बीवी जो है वो सारा नजारा देख रही। वो तो बेचारी पिंजरे में कैद थी, वहां तो कोई नहीं, एक अर्दली होगा, एक रसोईया होगा, उसके अलावा कोई था नहीं। लेकिन इतना तामझाम देखने के बाद में जब कलेक्टर साहब वहां से रवाना हुए और ये पीछे गाड़ी में बैठी, तो थोड़ा सा चलने के बाद में उससे रहा नहीं गया और उसने कलेक्टर साहब से कहा, आप पटवारी कब बन रहे हैं? आप पटवारी कब बनेंगे? और उसने माथे में ठा मैं कलेक्टर हूं और ये मुझे पटवारी बनाने जा रही है। बोला बात क्या हुई, बता तो सही, पागल हुआ क्या? बोला इतने बड़े ठाठ जमींदार जैसे, राजा महाराजा जैसे 10-10 लोग आगे खड़े सेवा में, है ना, आप पटवारी बनो जल्दी से जल्दी। तो हमारा आईएएस ऑफिसर चाहे चीफ सेक्रेटरी से रिटायर हो, चाहे कमिश्नर से रिटायर हो, चाहे डीजीपी से या एडीजीपी से रिटायर हो, वो रिटायर होने से 3 महीने 4 साल 2 साल पहले क्या सोचता है? एमएलए बनना। क्या बनना है? एमएलए। अरे जब तू कमिश्नर था तो एक संभाग का था, एक जोन का था, एक कमिश्नर के नीचे तो कम से कम 50-60 एमएलए होते, एक डीजीपी के अंडर में तो कम से कम पूरी असेंबली होती है, पूरी विधानसभा होती है। आप अपने ओहदे को भूल जाते हो और पार्टी रिटायर हुए नहीं, उससे 1 साल पहले किसी के नाम से रजिस्टर्ड करवा देते हैं पार्टी। एक तो पार्टियों का निर्माण हमारा ऐसे होता है। दूसरा, अगर किसी आदमी को अगर पार्टी में थोड़ी तवज्जो दी, क्योंकि इस्तेमाल करने के लिए वो तवज्जो देते, ब्राह्मणी पार्टियों के अंदर हमारे लोगों को ऊपर चढ़ाते, थोड़ा ऊपर चढ़ाते चने के झाड़ पे, फिर गिराते भी बहुत जल्दी है। ये उदाहरण है हमारे सामने राजस्थान के, वो चढ़ा देते गिराते कब है पता ही नहीं चलता। तो ऐसी स्थिति में जब हमारे लोग पार्टी से निष्कासित कर दिए जाते हैं या वहां असंतुष्ट होते हैं तो अलग होकर पार्टी बनाते हैं। ये स्थिति है हमारी। जब वो रिटायर पर्सन और पार्टी से निकले हुए असंतुष्ट आदमी वो पार्टी बनाते, कितनी चला पाएंगे? इस समय उनकी उम्र भी 60-65 हो गई होती है, 5 साल 10 साल मुश्किल से चला पाते हैं, तब होता कुछ नहीं है, मामला रफा दफा खत्म हो जाता है। तो आए दिन जो राजनीतिक पार्टियां हमारे समाज के अंदर निर्माण हो रही है, ये हमारे समाज के सत्यानाश का सबसे बड़ा कारण बन रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि हमारा वोट डिवाइड हो रहा है। मैं आपको इसके लिए एक उदाहरण देना चाहूंगा। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में क्या दिया हमें? बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत कुछ दिया, उसके साथ में ये प्लेटें लगाई हमने, ये पैम्पलेट में लिखा, या हर आने वाले व्यक्ति के सामने नाम के आगे अब श्रीमान नहीं लगता, अब मान्यवर नहीं लगता, अब कोई माननीय नहीं लगता, सीधा शासक लगता। तो सैनी साहब जब मैंने पहली बार ये किया तो लोग मेरे ऊपर हंसे और मुझे कहा, हाँ, कुछ होता तो है नहीं, खुद ही शासक लिख दो, खुद ही चलो। बन गए शासक बस। एमएलए एमपी बनने की औकात है, सरपंच बनने की औकात नहीं है। मैंने कहा भैया एमएलए एमपी की बात छोड़, मंत्री जब मेरे मंच की तरफ आता तो पैर कांपते हैं। और कई जगह का उदाहरण दे दूं, प्रोग्राम के अंदर जब मंत्रियों के प्रोग्राम में लोगों ने कह दिया कि साहब ताराराम जी भी हमारे प्रोग्राम में आ रहे हैं, तो मंत्रियों ने कह दिया ठीक है उनको ही बुला लो, हम नहीं आएंगे। और मैं मंत्री बनूं, मैं एमएलए एमपी बनूं, मैं सरपंच बनूं? अरे मुझे एमएलए एमपी बनना होता तो आपको एक बात बताता हूं, सोमनी भाई डामोर का किसी ने नाम सुना होगा, कांग्रेस में कई बड़े लीडर हुआ करते थे गुजरात के, और आजीवन वो कभी अपदस्थ नहीं रहे, कई बार मंत्री रहे
और वो आदिवासी विकास परिषद चलाते थे। 2005 में सोनिया गांधी ने उनको ऑफर किया कि ताराराम को, जब मैं बामसेट में राष्ट्रीय महासचिव हुआ करता था, और उनको कहा कि ताराराम को वहां से निकाल के हमारे संगठन में, कांग्रेस में लाओ, हम सीधा राज्यसभा मेंबर भेजते हैं। 2005 में सर, मैं अपने आप बड़ाई करके वो बात नहीं कर, मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूं, छोटा सा ही रहना चाहता हूं। सोमजी भाई ने मुझे कहा कि यार आपसे मिलना है। मैं वलसाड़ गुजरात में था, वापी में, वहां आकर के मुझे बोले कि आपको सोनिया जी बुला रही है। मैं क्यों? बोला आपसे मिलना चाहती है। मैं कारण, उसके बाद में वो नहीं माने, तब मैंने कहा भाई मैं नहीं आ सकता। उन्होंने कहा एक बार मिल तो लो। मैं कहा एक बार मिलना तो पूरा हो गया, एक बार मिले तो पूरा हो जाएगा, बचे नहीं कुछ। उन्होंने कहा यार मौका मत जाने दो, हम लोग तो खाक छानते छानते यहां तक पहुंचे और आपको तो डायरेक्ट जो राज्यसभा भेज रही है। मैंने कहा मुझे पता है 5 साल या 6 साल का ये जो कार्यकाल है राज्यसभा में, ये गले में पट्टा डाल करके रखने का है, और 5 साल बाद में निकाल के ऐसे फेंक देंगे कि जिंदगी में सिर्फ पूर्व लगेगा, परमानेंट तो सिर्फ पूर्व रहेगा, पूर्व राज्यसभा मेंबर ये रहेगा, इसके सिवाय कुछ रहने वाला नहीं। और पूरी जिंदगी कहेंगे ये काम कर, वो काम कर, वहां प्रचार के लिए जा, वहां कर, उसको जोड़, इसको जोड़। मैंने कहा मैं गुलामी नहीं कर सकता, मैं पिंजरे का शेर नहीं बनना चाहता, मैं जंगल का शेर हूं, जंगल में रहूंगा, जंगल में दहाड़ हूं। वरना 2005 में राज्यसभा का मेंबर होता। आज हमारे लोग इस छोटी सी लालसा के अंदर अपने अस्तित्व को खत्म कर देते हैं और राजनीतिक पार्टी बना करके अपने आप को खत्म कर देते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने आपको संविधान के अंदर शासक बनाया है। मुझे लोगों ने पूछा ना कि शासक कैसे क्या होता है, तब मैंने कहा आज भी मैं यहां कह देता हूं, शासक का मीनिंग समझना होगा। कभी इस देश के अंदर राजतंत्र हुआ करता था। राजतंत्र के जमाने में राजा चुनने का अधिकार किसको होता था? कुछ लोग नहीं बोलेंगे, मैं ही बोल देता हूं, सिर्फ ब्राह्मण को। ब्राह्मण जब तक राज्याभिषेक नहीं करता था, राजा नहीं बनता था। छत्रपति शिवाजी महाराज का सबसे बड़ा उदाहरण है। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक ब्राह्मणों ने नहीं किया। गागा भट्ट को नाम के ब्राह्मण को वहां से काशी से बुलाकर करवाया, पैर के अंगूठे से किया, सारी कहानी आप जानते हैं। यानी ब्राह्मण को एकाधिकार था राजा को चुनने का। मैंने लोगों से पूछा राजा और शासक में क्या अंतर होता है? लोग बोलते हैं कोई अंतर नहीं होता। मैंने कहा रात और दिन का अंतर होता। अगर आप हिंदी के जाल में फंस कर रहोगे तो राजा और शासक में अंतर नहीं समझ पाओगे। आपको इसके लिए अंग्रेजी वर्ड लेने पड़ेंगे। अंग्रेजी वर्ड में शासक के लिए अंग्रेजी में वर्ड रूलर है, रूलर होता है, और राजा के लिए किंग होता है। जब दोनों डिफरेंस है तो एक कैसे हुए? अब दोनों में डिफरेंस है। रात दिन कैसे? रात दिन ऐसे है कि रूलर के पास पावर होता है किंग यानी राजा की नियुक्ति करने का। जो राजा की नियुक्ति करता है वो रूलर होता है। रूलर की नियुक्ति नहीं होती है, राजा की नियुक्ति होती है। राजा की नियुक्ति करता है रूलर, यानी ब्राह्मण राज्याभिषेक करके राजा चुनता था। उसको पसंद नहीं आता था तो छोटे वाले भाई को तैयार करता था, काट गर्दन सोए हुए कि सुबह तेरे को राजा बनाते। अपने भाई को मरवा करके भाई को राजा बना देता था। ये था उसके पास एकाधिकार। बाबा साहब अंबेडकर ने वो एकाधिकार छीन करके वोट पावर जो आपको दिया, मताधिकार जो दिया, उस समय कहते हैं नानकमल रत्तू ने बाबा साहब अंबेडकर को बड़े स्माइलिंग मूड में बैठे हुए देखा और वो वायलिन बजा रहे थे, पार्क में बैठे हुए थोड़ा मुस्कुरा रहे थे। तो नानकचंद रत्तू वहां जाते हैं और बाबा साहब कहते हैं कि मैं जीवन में 25 साल यहां आपके सामने दे चुका हूं, आपके काम कर रहा हूं, सेवा कर रहा हूं, मैंने कभी आपके चेहरे पे ऐसी मुस्कुराहट नहीं देखी। आज ऐसा क्या है जो आप मुस्कुरा रहे हैं, इतने खुश हैं? बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि नानक सुन मेरी बात, इस देश के अंदर आज से पहले राजा सिर्फ रानी के पेट से पैदा होता था, सिर्फ रानी के पेट से पैदा होता था, लेकिन आज के बाद राजा मेहतरानी के पेट से भी पैदा होगा। हर जाति के अंदर राजा होगा। ये अधिकार मैंने मेरे समाज को दे दिया है, इस अधिकार मैंने SC ST OBC को दे दिया है, इसलिए आज मेरे चेहरे पर इतनी मुस्कुराहट है। बाबा साहब अंबेडकर ने ब्राह्मण का वो राज्याभिषेक का अधिकार छीनकर आप लोगों को दिया कि अब राज्याभिषेक आप करोगे।
जब तक आप जाकर के वोट नहीं करोगे, जब तक आप जाके बटन नहीं दबाओगे, तब तक राजा राजा नहीं बनेगा। राजा की नियुक्ति का पावर आपको दे दिया, और राजा की जो नियुक्ति करता है वो शासक होता है। तो शासक है आप, तो गलत क्या है? लोगों ने स्वीकार किया कि बहुत ही बढ़िया है, इसलिए हमने सारा ब्राह्मणवादी तंत्र छोड़ करके कहा कि अब हर नाम के आगे शासक लगेगा। तो साथियों, ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं आपको यही बताता हूं कि आप अभी तक भोजन के इंतजार में बैठे हैं, लेकिन ये बात कहना जरूरी था कि हमारे लोगों को, उन लोगों को समझाने की आवश्यकता है। और ये काम हम राजा राम साहब जैसे, सैनी साहब जैसे लोगों को साथ में लेकर, हमारे संगठन के सीनियर लोगों को साथ लेकर, राजनीतिक पार्टियों के लोगों को समझाना होगा। अरे भाई, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन खत्म मत करो, कोई बात नहीं। अगर तुम्हें लगता है मेरी पार्टी पुरानी है, मैंने पहले रजिस्ट्रेशन करवाया था, मैंने ये किया था, मेरे इतने एमएलए हैं, मुझे इतने वोट मिले थे, अगर तेरी ये दादागिरी है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक पार्टी सिर्फ एक राज्य में चुनाव लड़े। जब भी चुनाव होता है, हमारे सारे के सारे गुड़ के ऊपर मक्खियां जैसे जाती है, सारे वहां इकट्ठे हो जाते हैं। किसी को 50 वोट मिलते हैं, किसी को 200 वोट मिलते हैं, किसी को 100 वोट मिलते हैं, और हमारा दुश्मन जीत कर चला जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, कांग्रेस हारती है, बीजेपी हारती है, आम आदमी पार्टी हारती है, कम्युनिस्ट हारता है, ब्राह्मण कभी नहीं हारता। ब्राह्मण कभी नहीं हारता, क्योंकि वो हर जगह दाद जीता है, वहां बैठा हुआ। इसलिए हमें सामाजिक संगठनों में तो सिर्फ समन्वय और सामंजस्य की आवश्यकता है, और राजनीतिक पार्टियों को समझाने की आवश्यकता, राजनीतिक पार्टियों के लीडर्स को समझाने की आवश्यकता है कि अगर मान लीजिए कोई एक लीडर, अगर मान लो कि हमने कह दिया कि वहां लालू जी और नीतीश कुमार हैं, तो तुम्हें तीसरे को टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं, वहां उनको दे दो बारी बारी से, 5 साल लालू जी, 5 साल नीतीश जी, करो राज ऐश करो। जिस तरीके से मुलायम और मायावती का हो गया था, लेकिन हमारे दुश्मन ने चलने नहीं दिया, तो वैसे हर जगह पर ऐसा करो। हम हर जगह जाकर के टांग अड़ाने की कोशिश करेंगे, हम कभी राजनीति में सफल नहीं होंगे और 100-200 से ज्यादा वोट नहीं ले पाएंगे। इसलिए ये राजनीतिक एकीकरण ज्यादा जरूरी था साथियों। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि हमारे सामाजिक संगठनों में या हमारे राजनीतिक संगठनों के अंदर मैं राजाराम मील साहब को ये निवेदन करना चाहूंगा कि साहब, जब तक कोई सामाजिक संगठन हो, राजनीतिक पार्टी हो या कोई भी हो, अगर काचर का, राजस्थानी में कहते हैं काचर का बीज है तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। सीधी भाषा में कह देता हूं, मारवाड़ वाले समझ जाएंगे। हमारे यहाँ काचर होता है, उस काचर का बीज होता है, दूध में डाल दो दूध फट जाता है, दूध खराब हो जाता है। भले हजारों मन हो, लेकिन वो एक बीज ही, काचर का एक बीज। तो ये जो काचर का बीज है ना, ये समाज में जहां होगा वहां सत्यानाश करेगा। अब काचर का बीज कौन है, ये आपको समझाने की जरूरत नहीं है, और सब जगह बैठा हुआ भी है। इसलिए साथियों, मेरा आपसे निवेदन, और मैं खास करके राजाराम मील साहब से और हमारे अतिथिगण जो भी यहाँ बैठे हुए हैं, या मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग आगे बढ़ करके SC ST OBC के सामंजस्य को और समन्वय को बढ़ाने का काम करें। आप बड़े भाई की भूमिका में रहें, बड़े भाई का रोल अदा करते हुए अपने छोटे भाइयों को अपने गले लगाएं, साथ में लें, उनसे आप लोग ताकत निर्माण करें। हमें कोई ऐतराज नहीं है कि OBC का भाई हमारा राजा बने, हमें कोई ऐतराज नहीं है। हमें ऐतराज है सिर्फ कि हमारा दुश्मन हमारा राजा ना बने। मैं निवेदन करना चाहूंगा दोबारा, और ये आपको यकीन दिलाना चाहूंगा, मैं आपसे बहुत ज्यादा परिचित हूं। आप मुझे सिर्फ किसान आंदोलन के बाद में थोड़ा थोड़ा जानने लगे, उसके बाद में थोड़ा समझने लगे, और मैं समझता हूं कि थोड़ा समझा तब आपने समय मेरे लिए दिया है। ये आपका बहुत बहुत आभार है इसके लिए। लेकिन इतना मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर राजाराम मील और ताराराम भील अगर दोनों एक साथ आ गए, तो ब्राह्मण का तो पक्का, और हम कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास जो चीज है वो मेरे पास नहीं है, और मेरे पास जो चीज है वो आपके पास नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, गलत नहीं कहा था, बाबा साहब अंबेडकर ने क्या कहा था कि बुद्धि और हुनर, ताकत और बुद्धि अगर मिल जाए तो शासक बना जा सकता। ये बात किसको कही थी मालूम है?
बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बात कही थी सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस को कहा था कि बोस तुम्हारे पास ताकत है और मेरे पास बुद्धि है, अगर ताकत और बुद्धि एक हो गई तो हम इनको यूं उड़ा देंगे। इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आजाद हिंद फौज को डिसॉल्व किया। डिसॉल्व करके सैनिकों को कहा कि जाओ अपने घर, जब तक अगला आदेश नहीं देता तब तक अपने घरों में रहो। और वो वहां से निकल करके बाबा साहब अम्बेडकर से मिलने जा रहे थे, उसी रास्ते में उनका प्लेन गायब हो गया और आज तक नहीं मिला। कहानियां हैं, समझने वाली बात है, कोई हंसी ख्याल नहीं, छोटा मोटा मामला नहीं है। इतना क्यों दबा कर रखते हैं, क्यों उनकी फाइलें बाहर नहीं लाते, क्यों नहीं कर सकते? अगर किसी मस्जिद के अंदर, कहते हैं मस्जिद के अंदर अगर कोई मूर्ति है वो तो शिवलिंग बाहर निकल के आ सकता है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की फाइल अब तक बाहर नहीं आई, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस बाबा साहब अम्बेडकर से मिलने जा रहे हैं। सरदार भगत सिंह, शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने कहा था कि अगर मुझे फांसी नहीं होती और मैं जिंदा बचूंगा तो मैं अपना अगला जीवन डॉक्टर अम्बेडकर को समर्पित करूंगा, उनके साथ रहकर काम करूंगा। यही शब्द आज जिनका जन्म जयंती है, आज जिनकी जन्म जयंती है, अमर शहीद उधम सिंह ने कहा था कि अगर मेरी फांसी किसी कीमत पर टलती है तो मेरा भी अगला जीवन पूरा डॉक्टर अम्बेडकर को होगा, बाबा साहब अम्बेडकर को होगा। अगर बुद्धि और ताकत, आपके पास ताकत है, यहां बुद्धि है, अगर हम मिल गए तो हम दुनिया, उनकी जड़ें हिला सकते हैं। इसी निवेदन के साथ में आप सभी ने इतने समय तक बैठकर सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय ताराचंद जी साहब।